न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में एडवोकेट राजपाल कसाना जी आपका स्वागत है। साकेत बार एसोसिएशन के आप तीसरी बार एज ए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई। सर, एक छोटा सा निवेदन था हमारी टीम की कि जो नए दर्शक हैं या जो युवा अधिवक्ता हैं या पूरा देश आपको जाने कि राजपाल कसाना जी कितना संघर्ष करके आज यहाँ पर पहुँचे हैं। थोड़ा सा सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजपाल कसाना है। मेरा जन्म एक साधारण परिवार में 5 जुलाई 1958 को हुआ था और मैंने 10वीं क्लास तक अपनी शिक्षा ग्रामीण स्कूलों से प्राप्त करी थी और 10वीं पास करने के बाद में मैंने भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लिया था। 1978 में मई 1978 में मैंने भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया था और 31 मई 1993 को मैं रिजाइन पेंशन लेके अब 15 साल की वो पूरी करके अपने घर आ गया था। 15 जुलाई। कितनी उम्र रही होगी आपकी? मेरी उम्र उस टाइम करीब 35 वर्ष थी जब आपने एयरफोर्स को क्विट किया था जी। उसके बाद 15 जुलाई 1993 को मैंने दिल्ली बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया और अपनी वकालत चालू कर दी थी। अच्छा, आपने लॉ की पढ़ाई उसी दरमियान किया था? सारी पढ़ाई मैंने उसी दरमियान करे थे। मैं हाई स्कूल करके गया था, इंटरमीडिएट प्राइवेट करी, बीए प्राइवेट करी, एमए पॉलिटिकल साइंस से मेरठ यूनिवर्सिटी से प्राइवेट करी, एमए सोशोलॉजी से नागपुर यूनिवर्सिटी से प्राइवेट करी और फिर मैंने डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन और पर्सनल मैनेजमेंट किया, मास्टर इन इंडस्ट्रियल रिलेशन और पर्सनल मैनेजमेंट किया। उसके बाद मुझे जब नौकरी के चांसेस नहीं मिले क्योंकि पर्सनल मैनेजर के लिए लॉ का होना ज़रूरी है जी। तो मैं फिर उस जोधपुर यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ की और लॉ करने के बाद में मैंने एलएलएम भी जोधपुर यूनिवर्सिटी से करी। जब मेरे गोल्ड मेडल मुझे नहीं मिला तो फिर मैंने एडिशनल सब्जेक्ट से जोधपुर यूनिवर्सिटी से फिर एलएलएम दूसरे सब्जेक्ट से की। मैं 15 साल 1 महीना एयरफोर्स में पढ़ता ही रहा था और 15 साल की रिटायरमेंट लेके मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन 15 जुलाई 1993 को करी थी। लीगल एड का बहुत बड़ा असर मेरे ऊपर रहा है। मुझे उस समय के जो सेशन जज थे और एमएम थे उन्होंने काफ़ी केसेस मुझे लीगल एड के दिए थे एमिकस क्यूरी के। उस एमिकस क्यूरी से मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया था और 2009 में मैं चुनाव लड़ा था पटियाला हाउस में और वाइस प्रेसिडेंट पटियाला हाउस में बन गया था। फिर 29 अगस्त 2010 को पटियाला हाउस से ये कोर्ट साकेत आ गई थी और साकेत में फिर मैं 2012 में दिसंबर 2012 में यहाँ का प्रेसिडेंट बना था। 2012 के बाद में 2016 में मैं सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बना था साकेत बार में। 2018 में मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का बीसीडी का मेंबर बना और 6ठे नंबर पर जीत का आया था जी। जिसमें 25 व्यक्ति होते हैं, 25 अधिवक्ता होते हैं, तो मैं 6ठे नंबर पर जीत कर 2018 में आया। 2025 में मैं फिर तीसरी बार साकेत बार का प्रेसिडेंट बना हूँ। 20 मार्च को जो इलेक्शन हुआ था वो कुछ गड़बड़ी के कारण रद्द कर दिया गया था। मैं उसके ऊपर प्रकाश नहीं डालना चाहता, पर जो अब निर्वाचन आयोग है हमारा, जो रिटर्निंग ऑफिसर अब हैं और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री RK गाबा साहब, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा है, इतना फेयर इलेक्शन कराया कि मैंने अपनी एडवोकेसी की ज़िंदगी में कभी ऐसा इलेक्शन नहीं देखा है। उस फेयर इलेक्शन का रिजल्ट है कि मैं तीसरी बार यहाँ का प्रेसिडेंट बन गया हूँ। भाइयों और बहनों, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में सेवा भाव है। मैंने कभी भी किसी अधिवक्ता भाई को कोई किसी तरह की भी चोट या हानि या कुछ नहीं पहुँचाया। अपने अपोजिट काउंसिल को मैं प्यार से डील करता हूँ और मेरे अंदर सेवा भाव है। 24 आवर्स मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। कोई भी इजीली मुझसे अप्रोच कर लेता है। अगर कोई भाई किसी केस में कहता है जी मेरी मदद कर दो, तो मैं तुरंत अपना केस छोड़कर उसमें चला जाता हूँ। ये प्रोफेशन शुरुआत में बड़ा संघर्षशील है जी। इस युवाओं को संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के साथ साथ
उनको प्रोत्साहित करने का काम भी है। मेरे पास अब 30 जूनियर हैं, जिनमें 8-9 लड़कियां हैं और 21-22 लड़के हैं। मैं सबको कहता हूँ कि भाई मेहनत करो, कि इसके ब्रीफ को पढ़ो, तैयारी करके जाओ, अननेसरी एडजॉर्नमेंट मत लो और समय से आओ। ऑनेस्टी, पंचुअलिटी आदमी को शिखर पर पहुंचा देती है। अपने छोटे भाई और बहनों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रोफेशन बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी और पॉलिटिकली भी, और बहुत नोबल प्रोफेशन है, पर इसको एंजॉय करो, हैंकी पैंकी मत करो, किसी को ठेकेदारी मत लो। कभी भी किसी भी मैटर में आपका काम है आर्गूमेंट करना, बहस करना, रिजल्ट देना दूसरे के हाथ में है। कभी रिजल्ट का ये मत करो कि हमें परमानेंट मिल जाएगा। और मैं अपने भाई बहनों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अधिवक्ता बंधुओं से जो नए हैं, कि भाई संघर्ष करो। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करो और उसके साथ साथ ईमानदारी से करो, निष्ठा से करो, पंचुअल रहो, कोर्ट में अननेसरी एडजॉर्नमेंट मत कराओ, अपना ब्रीफ पढ़ के जाओ, अच्छी तरह से बहस करो। सर, जिन अधिवक्ताओं ने आप पर बहुत विश्वास जताया है, तीसरी बार आपको अध्यक्ष बनाया है, उनको कुछ थैंक्स बोलना चाहेंगे? मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि साकेत बार में किसी एक फौजी आदमी को तीसरी बार का प्रेसिडेंट चुनना, उन्होंने कुछ देख के चुना होगा। उनके सामने कुछ कठिनाई और डिफ़िकल्टी हैं बार में, जिनको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। मेरी प्रायोरिटी है सबसे पहले कैंटीन में रेट कम करवाए जाएं, खाने की क्वालिटी अच्छी कराई जाए। ये करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बाहर से दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ले आएंगे। दूसरी बात है, यहाँ पर लिफ्ट की समस्या है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अथॉरिटियों से कि कोर्ट बिल्डिंग में एक्सीलेटर लगवा दिए जाए और कोर्ट बिल्डिंग को चैम्बर ब्लॉक से जोड़ा जाए, तीसरी मंजिल से, छठी मंजिल से, जिससे कोई परेशानी ना हो बारिश में या किसी तरह का। इसके अलावा छोटे भाई और बहनों के लिए बैठने की सीटों का इंतजाम कराऊंगा। चैम्बर्स के लिए भी संघर्ष करूंगा। मैं वादे नहीं करता, इरादे रखता हूं। और जो मैंने पीछे करके दिखाया, रेलवे रिजर्वेशन, जिम, कोर्ट बिल्डिंग में लाइब्रेरी, 6 कॉमन हॉल, ये सब मेरे समय के हैं, मेरी एग्जीक्यूटिव के समय के हैं। ये और अपडेटेड होंगे अब, और अपग्रेड होंगे। इवन जो जिम को फिर के इम्प्रूव किया जाएगा, लाइब्रेरी को भी इम्प्रूव किया जाएगा, दोनों लाइब्रेरियों को, क्योंकि लाइब्रेरी एक वकील के लिए आर्मरी का काम करती है। तो लाइब्रेरी को इम्प्रूव किया जाएगा, कैंटीन की सुविधा ठीक दी जाएगी और बेंच और बार के रिलेशन को अच्छी तरह मेंटेन किया जाएगा। राइट सर। सर, एक बड़ा सवाल देखिए सर, पूरे देश में, भारत देश में हमारे जो 140 करोड़ देशवासी हैं, वो न्यायपालिका को भगवान मानते हैं, भगवान के बाद। क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास होगा निकट भविष्य में कि पारदर्शिता और निश्चित समय के अंदर एक न्यायालय का निर्णय हो? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में बेंच और बार दोनों का रोल होता है। बेंच समय से डिसीजन ले, बार अननेसरी के एडजॉर्नमेंट ना ले, तभी स्पीडी ट्रायल होगा। अगर एक केस में मैंने 5 बार डेट ले ली तो 1 साल तो चला जाएगा। इसके डिले के लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं, बेंच भी और बार भी। इसलिए मेरा ये कहना है कि अननेसरी के एडजॉर्नमेंट ना लिए जाएं, स्पीडी ट्रायल किया जाए और जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, इससे जुड़ा हुआ कसाना साहब, एक लास्ट सवाल छोटा सा। आप देख रहे होंगे आजकल टीवी चैनल पे कभी कभी कोई भी विवादित चीज़ों पर लोग याचिकाएं दाखिल कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का समय जाया करते हैं, हाई कोर्ट का समय जाया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जैसे वक्फ कानून है, कई हजार याचिकाएं दायर हो गई सर। देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया जा सकता है, पर वो वाजिब चीज़ के लिए। यस। ये नहीं कि अपनी पर्सनल उसको निकालने के लिए या अपने आप को शो करने के लिए कि मैंने उसमें याचिका डाली है। अननेसरी कोर्ट पर बर्डन होता है और कोर्ट का समय नष्ट होता है। तो इस तरह का अवॉइड की जाए। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक आदमी ने अगर कोई याचिका डाल रखी है तो उसकी सुनाइए, उसमें उसी याचिका पर 10 आदमी और डाल देते हैं सेम। इट शुड नॉट बी। वो फेयर नहीं है, वो फेयर नहीं है। सर, एज ए प्रेसिडेंट, एक यहाँ जो मुझे समझ में आया कि जो महिला अधिवक्ता हैं उनके बच्चों के लिए एक खेलने कूदने बैठने की जगह है, उसमें कुछ सुधार करेंगे? क्रीच में सुधार करेंगे। मैंने आज भी कहा कई महिलाओं को
उसमें अटेंडेंट रखेंगे, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से जितना भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है उन महिला अधिवक्ताओं से सलाह लेंगे, उनकी सलाह के साथ में, क्योंकि मैं पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में विश्वास करता हूँ। आज जापान ने जो तरक्की करी है वो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट से है, और मैं पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में विश्वास रखता हूँ। जिनकी जो समस्या है उनको बुला के उनसे सलाह करके तभी उस समस्या का हल किया जा सकता है। यानी कुछ दिनों में बहुत सारे परिवर्तन जो है हो जाएंगे। मिलेंगे। सर लास्ट सवाल, पूरे देश में 15-20 दिन से एक युद्ध सा माहौल है। अभी जो पहलगाम में निर्दोष सैलानियों पर गोली चलाई गई आतंकवादियों द्वारा, फिर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ। एक फौजी बैकग्राउंड है सर आपका, आप क्या बोलना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर और मोदी जी के बारे में? ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी की बहुत अच्छी प्लान है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि जो पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने चल रहे हैं उनको नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उनको नष्ट किया जा रहा है, बहुत अच्छी है। और जब तक प्रधानमंत्री जी हैं और रक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति इनके समय में हुई है कभी नहीं हुई। बॉर्डर के लास्ट मोमेंट तक रोड बन गए हैं, जबकि एक फौजी आदमी को 10-10 दिन जाने में लगते थे, अब ऐसी वो नहीं है। और जितना ध्यान रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस पे दिया है इतना कभी नहीं हुआ है, और इनके होते हुए हमें कोई डर नहीं है। माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री होते हुए, राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्री होते हुए हमें किसी भी सीमा से कोई भी डर नहीं है, और ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया और आगे भी होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार सर।